हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज अपना एक नया चैप्टर, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पार्ट 8 में हमने त्रिकोणमिति पढ़ लिया था, पूरा सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिया था, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सब कुछ जबरदस्त तरीके से बढ़िया प्रैक्टिस के साथ। उसी का भाई है ये, और बहुत ही आसान चैप्टर है। मतलब इसमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बस दो बातें आपको पता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। मतलब कुल मिला के ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको मैथ्स थोड़ी सी कम आती है, उनके लिए भी भाई ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों को आप समझ लेंगे तो ये चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा। और इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो भाई ज्यादा नंबर का आने वाला भी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बिल्कुल ध्यान लगा के बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे होंगे पाठ परिचय, और एक नया सा टॉपिक है ऊंचाइयां और दूरियां। मतलब कि इस पाठ से संबंधित जो जो जरूरी बातें हैं वो भी करेंगे, और साथ में भाई मैं एक दो उदाहरण भी आपको दिखाऊंगा, है ना, कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मतलब आज की क्लास कुल मिला के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में ही लगभग मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में बताए जाएंगे। इसके अगली क्लास में मैं एनसीईआरटी के सभी उदाहरण करवा रहा हूंगा, और उसकी अगली क्लास में, क्योंकि आपको पता ही है इसमें प्रश्नावली तो बस एक ही है, 9.1 कर रहे होंगे। पूरा बता दिया पहले ही, अभी एक बार और बताऊंगा जब मैं पाठ परिचय कराऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहां पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यहाँ पर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस कवर करवाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी बोर्ड से हो तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं, आप ये क्लासेस देख सकते हैं। या आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही क्लास होने वाली है। ठीक है, तो एक काम और करेंगे भाई, अपने बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पाठ परिचय में क्या कुछ खास बात होने वाली है। सबसे पहला टॉपिक यही है, ऊंचाइयां और दूरियां, जो आज की क्लास में अभी ये कंप्लीट करने के बाद अभी कवर कर रहे होंगे। इसमें ज्यादा देर नहीं है ना। नॉर्मली क्या होता है, पाठ परिचय छोटा सा एक लेक्चर आता है, फिर आप लोग बोलते हो सर एक लेक्चर और चाहिए, दो लेक्चर डाला करो। तो भाई आज है पढ़ने का है ना। ऐसा नहीं है कि बस पाठ परिचय बता के मैं चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आज। तो मतलब सबसे पहले हम ऊंचाइयां और दूरियां देखेंगे। तो इसके बारे में ज्यादा बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ाने वाला हूं। अभी आपको पता चल जाएगा कि ऊंचाइयां और दूरियां में क्या क्या बातें होने वाली हैं, है ना। एनसीईआरटी के उदाहरण देखेंगे, प्रश्नावली 9.1 देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी अपने बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं अपने एग्जाम के लिए वो देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं या पिछले सालों में आए हुए हैं, वो सबकी बात होगी। और सबसे लास्ट में हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर रहे होंगे। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं ये खेल समझते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते रहते हैं उनके लिए ये जानकारी दे दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम ऊंचाइयां और दूरियां टॉपिक करते हैं। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने का ना बहुत फायदा है। फायदा क्या है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, आप समझ नहीं पाते हो कि इस चैप्टर को हम अपने रियल लाइफ में कहां पर यूज करते हैं, दैनिक जीवन में कहां पर यूज कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में खास बात यह है कि मान लो आप, ये बिजली का एक खंबा है ना, और आप बिल्कुल फुर्सत में बैठे हो। यहाँ रोड है, ये रोड के किनारे ये आप हो, बिल्कुल फुर्सत में बैठे हो भाई, कोई काम धंधा नहीं अभी आपके पास, है ना। चुपचाप से बैठ के सोच रहे हो, न्यूटन वाला दिमाग लगा रहे हो, और यहाँ पर आप सोच रहे हो भाई इसकी ऊंचाई पता चल जाए किसी तरह से। तो आपके पास इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आ गई कि ये दूरी आपको पता है और यहाँ से कितना कोण बन रहा है ये पता है, तो आप इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को। कोई बिल्डिंग है बड़ी सी, उसकी ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हैं इस चैप्टर का प्रयोग करके। और जो त्रिभुज हमने पढ़ा है, समरूप त्रिभुज, उसका प्रयोग करके पृथ्वी से लेकर चांद तक की दूरी निकाल सकते हैं दोस्त। आ रही है बात समझ में। तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज मतलब बहुत ज्यादा होता है ना। साइंस में भी, मैथ्स में तो हो ही रहा है, साइंस की फील्ड में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। या साइंस क्या, मैं बोलूं कि हर एक फील्ड में इसका यूज है। आप एसएसटी पढ़ते हो, वहां पर ग्रहों के बारे में पढ़ते हो, चीजों के बारे में पढ़ते हो, उनके बीच की दूरियों के बारे में पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं
इस चैप्टर का यूज होता है और मैक्सिमम जगह पर होता है। जब मैं अभी उदाहरण करवाऊंगा आपको, प्रश्नावली करवाऊंगा, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये है, रियल लाइफ में इसका यूज खूब हो रहा है। समझ रहे हो? कभी हम पतंग उड़ाएंगे, कभी हम बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाएंगे, कभी नीचे से बिल्डिंग देखेंगे। ऐसे जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आज बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, ऊंचाइयां और दूरियां। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रही है बात समझ में? जैसे अगर मान लो ये पेन है, ये पेन यहां पे रख दिया मैं, अब मैं इसको देख रहा हूं, तो ऐसा आप इमेजिन करो कि मेरे आंख से एक लाइन ऑफ साइट निकल रही है, एक रेखा निकल रही है जो इसको देख रही है। उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। आ रही है बात समझ में? जैसे लेजर लाइट है, थोड़ी देर के लिए मान लो आपकी आंख जो है वो लेजर लाइट है। अब अपनी आंख को ऑन करो, है ना, लेजर लाइट को ऑन करो। यहां से एक रे निकल रही है आपकी आंख के बिल्कुल पास से, एकदम सीधी रेखा। लेजर लाइट चलाया है ना, वो वाला जो रात में ऐसे से डराते थे पहले, अब तो कम लोग चलाते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो उससे डराते थे एक दूसरे को, और लोग डरते भी थे, है ना। तब लोगों को उसके बारे में कम नॉलेज था, लोग देखते थे अरे रेड कलर का क्या घूम रहा है, ग्रीन कलर का क्या घूम रहा है। तो अगर उस लेजर लाइट को मैं अपनी आंख में यहां पर सेट करके ऑन कर दूं, फिर यहां से जो रोशनी जा रही है, मैं ऊपर देखूंगा तो वो रोशनी ऊपर चली जाएगी, मैं नीचे देखूंगा तो वो रोशनी नीचे जाएगी, सीधे देखूंगा तो बिल्कुल सीधे जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो वही रोशनी जो निकल रही है, वो जो किरण निकल रही है मेरी आंख से, उसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। यदि कोई दर्शक का मतलब वो मैं हो सकता हूं, या प्रेक्षक किसी वस्तु को देख रहा है, तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो क्या करना है भाई? अगर 40 रुपए वाली लेजर लाइट आपके पास हो तो नीचे खड़े हो जाना, अपने घर के नीचे खड़े हो जाना, और ऐसे आंख के पास, आंख में मत घुसा लेना, है ना, नहीं तो तुम्हारी मम्मी मुझसे शिकायत करेंगी, तुम्हारे पापा मुझसे शिकायत करेंगे कि सर आपने ही ये सब बातें पढ़ाई थी। तो एक आंख बंद करके एक आंख खोल के यहाँ पर रखना, और उस लेजर लाइट को ऑन करके अपने छत के सबसे ऊपर वाले बिल्डिंग को देखना, मतलब सबसे ऊपर, जितना ऊपर देख सकते हो। अब जो रेखा निकल रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। आगे बात करते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? अब मान लो अब मेरे पास दो लेजर लाइट है। एक तो वही पुरानी वाली कि मैं अपनी बिल्डिंग को ऊपर देख रहा हूं ऐसे सीधे, तो ये जो लाइट निकल रही है बिल्कुल ऊपर जा रही होगी, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही होगी। लेकिन जब मैं ऊपर देख रहा हूं तो मेरी आंख से बिल्कुल पैरेलल, जमीन के समांतर एक रेखा, यहां से एक टॉर्च लगा दिया जो जमीन के समांतर है, बिल्कुल जमीन के समांतर है, जो बिल्कुल सीधी निकल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और जब ऊपर देख रहे थे, जो आंख से रेखा निकल रही थी, उसको हम क्या बोल रहे थे? लाइन ऑफ साइट। मतलब ध्यान से यहां पर समझो, मान लो यहां पर किसी की आंख है ना, अगर बिल्कुल मैं इसके समांतर एक रेखा खींचता हूं, जमीन के समांतर, बिल्कुल सीधी, तो ये तो हो जाती है अपनी क्षैतिज रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर यही इंसान, इसकी आंख अगर ऊपर की तरफ देख रही है, तो ये जो आंख की तरफ से रोशनी निकल रही है, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। आ रही है बातें समझ में? अभी और बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज रेखा समझ गए, वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है, उसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से समझेंगे। अब एक हाथ मेरा जो है ये क्षैतिज रेखा बना रहा है क्योंकि ये जमीन के समांतर है, और ये मेरी आंख से रेखा जो निकल रही है वो मैं ऐसे बना दिया, तो ये जो है ये लाइन ऑफ साइट है। मतलब ये दृष्टि रेखा है, जो मेरी आंख से रेखा निकल रही, जो मेरी आंख से किरण निकल रही है ऐसे करके, ये क्या है भाई? ये दृष्टि रेखा है। लेकिन मेरी आंख के जो समांतर, जो जमीन के समांतर रेखा है ऐसे करके, ये होती है क्षैतिज रेखा। इनका यूज करने वाला हूं मैं, तो इनको ध्यान से समझना है। क्लियर है ये दोनों बातें कि दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है? ठीक है, आ रही है बात समझ में? जैसे यहां पर एक इंसान खड़ा है, यहां पर एक इंसान, ये छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा, है ना, ये छोटा सा बालक दिख रहा होगा यहां पर, तो ये क्या कर रहा है? ये सी को देख रहा है, मतलब एक मीनार खड़ी है सामने, है ना, एक मीनार सामने खड़ी है। ये क्या कर रहा है? बिल्कुल टॉप को देख रहा है। तो इसकी आंख से जो किरण निकल रही है, मतलब लेजर लाइट उसने ऐसे लगा दिया, और जो लेजर लाइट निकल रही, जो इसकी आंख से किरण निकल रही है, कुछ इस प्रकार से निकलते हुए जा रही है, जिसको हम नाम देते हैं किसका? दृष्टि रेखा का। इसी प्रकार से दोस्त, दूसरा हमने बात किया क्षैतिज रेखा, तो जमीन ये है, जमीन के समांतर जो रेखा जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्या? क्षैतिज रेखा।
क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। क्लियर है? देखो ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आज की ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा रहे हैं, तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अब उन्नयन कोण की, और उन्नयन कोण के बाद हम बात कर रहे होंगे अवनमन कोण की। आ रही है बात समझ में? उन्नयन, उन्नयन का मतलब उन्नयन, उन्नयन क्या समझ में आ रहा है? उन्नयन से उन्न मतलब ऊपर, ऊपर नयन करके, मतलब अगर कोई चीज आप ऊपर देख रहे हो, नीचे जमीन पे खड़े हो और ऊपर बिल्डिंग देख रहे हो, है ना, छत पे तुम्हारे भाई बहन खेल रहे हैं और तुम नीचे बेचारा बन के खड़े हो और उनको देख रहे हो, तो तुम्हारी आंख से जो रेखा निकल रही है, यहां पर जो कोण बनेगा, मतलब कि मान लो यहां पर ये देखो पतंग, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है, पतंग उड़ा रही है बच्ची, है ना, अब पतंग यहां पर पहुंच गई। जब पतंग उड़ाते हो तो क्या जमीन पर देखते हो क्या? नहीं, ऐसे, है ना। मैं खूब उड़ाया हूं पतंग, और जब मैं गांव में था, तो मतलब मैं 5th 6th क्लास में था, तब की बात बता रहा हूं आपको, मुझे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था, तब था, अब तो नहीं है, अब तो कहाँ ही टाइम मिलता है ना, तुम लोगों को पढ़ाऊं कि पतंग उड़ाऊं मैं। तो उस टाइम होता, अभी भी उड़ाता हूं, कभी 15 अगस्त को उड़ा लिया, ऐसे ऐसे दिनों पे उड़ाता हूं, लेकिन अभी रेगुलर नहीं उड़ाता हूं। पहले भाई मैं पतंग उड़ाने के चक्कर में बहुत पिटाई खाता था घर पे, तो पतंग मेरे गांव में मिलती नहीं थी, तो मैं क्या करता था, पतंग बनाने लगता था। जो न्यूज़पेपर आता है उससे, और किससे बनाता था, ये जो झाड़ू होते हैं ना, लकड़ी वाला झाड़ू, है ना, उसकी डंडी निकाल के उससे बनाता था। तो पहले मैं बनाता था तब तो नहीं उड़ती थी, फिर बनाते बनाते धीरे धीरे मैंने बनाना ही सीख लिया उसको, और मेरी पतंग जबरदस्त उड़ती थी, है ना। और उसमें ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता था, जो मैं पतंग बनाता था ऐसे लेके खड़े रहो, उड़ रही है बहुत ऊपर तक। और पता है किससे उड़ाते थे? ये मांझा वांझा अपने पास नहीं होता था, ये जो रील आती है ना कपड़े सिलने वाली, 2 रुपए की 3 रुपए की जो आती है, उससे उड़ाते थे अपन पतंग, है ना। तो ये बच्ची पतंग उड़ा रही, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम ऊपर देखते हैं पतंग को। अब देखो मैं पतंग को देख रहा हूं, मतलब लाइन ऑफ साइट, जो दृष्टि रेखा है वो ऊपर जा रही है, ये दृष्टि रेखा हो गई, और ये क्षैतिज रेखा है, आंख से बिल्कुल पैरेलल, जमीन के समांतर, ये जमीन है, ये जमीन है, जमीन के समांतर ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा हो गई। इन दोनों के बीच बनने वाले कोण को ही हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि ये क्षैतिज रेखा है, और ये मैं पतंग, जहां मेरी पतंग उड़ रही है वहां वाली रेखा है। अब इन दोनों के बीच, इस हाथ और इस हाथ के बीच का जो कोण आपको दिख रहा है, उस कोण को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब ऊपर नयन, ऊपर नयन, है ना, उन्नयन मतलब ऊपर नयन। क्लियर है बात? अवनमन, अवनमन जो इसके बाद पढ़ाने वाला हूं वो नीचे देखोगे, उन्नयन ऊपर देखोगे, अवनमन नीचे, उन्नयन अवनमन, उन्नयन अवनमन, ऐसे करके याद रखना है। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है? तो ये समझ गए आप। उन्नयन कोण को 2 नाम और से जानते हैं, उन्नतांश और उन्नति कोण, है ना। ये नाम देखने को बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, उन्नतांश या उन्नति कोण, इसको और 2 नामों से जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी प्रकार से जैसे हमने इसकी बात की है, उसी प्रकार से बात कर लेते हैं अब अवनमन कोण की, एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। अवनमन मतलब नजर नीचे, ये क्षैतिज रेखा है, जब ऊपर देखा तो उन्नयन, नीचे देखा तो अवनमन। सीधे नहीं देखना है, सीधे वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सर हाथ के सीधे देख रहा हूं, है ना, मे आई कम इन सर, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। नीचे देखा तो ये वाला अवनमन, ऊपर देखा तो उन्नयन, उन्नयन ऊपर नयन, याद रहेगा? क्लियर है? ठीक है। यहां देखो, अब ये बैठा है ना, घर से भगाया हुआ लड़का है, ये बैठा है जाके किसी ऐसे मीनार उनार, बिल्डिंग घर के ऊपर बैठा है कहीं, ऐसे पैर लटका के। बाद में ये कूटा भी जाएगा जब पकड़ा जाएगा कि ऐसे पैर लटका के छत से क्यों बैठे थे, है ना। एक बार स्कूल में था मैं, तो स्कूल बन रहा था, ऊपर बिल्डिंग बन रही थी, और स्कूल के बगल में एक ग्राउंड था, तो ग्राउंड में मैच हो रहा था और लंच चल रहा था। लंच हम लोग 3 दोस्त थे, तो हम तीनों छत पे पहुंच गए सबसे ऊपर, और ऐसे पैर लटका के बैठ गए हैं छत पे, है ना। उसके बाद सीधे प्रिंसिपल ने देख लिया। अब समझ रहे हो हमारी क्या हाल हुई थी? तब मैं मुर्गा बना था ग्राउंड में पहली बार और आखिरी बार वही, तभी याद है। मतलब जिंदगी में कभी नहीं बना ये सब, पढ़ाई लिखाई में कभी मार नहीं खाया, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बदमाशियों में मैं मतलब फंस जाता था। और मैं नहीं जा रहा था, मैं तो बहुत सीधा साधा था, मेरे जो दोस्त थे वो लेकर गए थे मुझे, तो मैं ऐसे फंस गया था, ऐसे ही बैठा था बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर तो उस टाइम क्रिकेट चल रहा था जब मैं मुर्गा बना था, लेकिन यहाँ पर अभी कार चल रही है। ये क्या कर रहा है? कार को देख रहा है। तो ये दृष्टि रेखा है, इसकी आंख कैसे जा रही है भाई? ये आंख से जो रेखा निकल रही है ऐसी जा रही है ना। लेजर लाइट अगर लगाओगे तो आंख से रेखा ऐसे ही निकलेगी। क्लियर है बात?
तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, मतलब कि दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा हमेशा आंख के समांतर रेखा, ये क्षैतिज रेखा, मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन सर, वही ये क्षैतिज रेखा। हाथ ऊपर कर लिया तो क्षैतिज रेखा, ऐसे कर लो हाथ, बन गई क्षैतिज रेखा जमीन के समांतर। अब इनके बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम नाम देते हैं अवनमन कोण। नमन झुक जाओ, नमन मतलब झुक जाओ, उन्नयन नयन उन्नयन आंख ऊंची, अवनमन झुक जाओ। आ रही है बात समझ में, क्लियर है बातें। तो यहां पर जो कोण बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि अवनमन कोण। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब देखो, अब सारा खेल एक साथ देखते हैं यहां पे। अब ये जो कारवार देख रहा था ऊपर, अचानक से हेलीकॉप्टर घूम रहा है ना, हेलीकॉप्टर बहुत जबरदस्त बनाया है भाई। तो यहां पर अब सब कुछ जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है यहां पर सब कुछ आने वाला है, सब कुछ जितना अभी आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने दृष्टि रेखा पढ़ाया, तो जब ये किसको देखेगा, जब ये हेलीकॉप्टर को देखेगा तो ये जो रेखा निकल रही है भाई, ये वाली रेखा जो निकल रही है इसको हम बोल देंगे दृष्टि रेखा, है ना। क्षैतिज रेखा उसके बाद मैंने पढ़ाया, तो आंख के जो जस्ट पैरेलल जमीन के समांतर जो रेखा जा रही है इसको हम क्षैतिज रेखा बोल देंगे। आ रही है बातें समझ में। इसके बाद ये कार को जब देखेगा तो ये भी दृष्टि रेखा हो जाएगी, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। जब नीचे देखेगा तो नीचे वाली दृष्टि रेखा, जब ऊपर देखेगा तो ऊपर वाली दृष्टि रेखा। अब आपको पता है कि जब आंख ऊपर करके देखेगा तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम उन्नयन कोण बोलते हैं, क्योंकि आंख ऊपर है। जब नीचे देखेगा, जब कार को देखेगा, तब यहां पर क्षैतिज रेखा और अवनमन कोण के बीच, सॉरी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच अब जो नीचे की तरफ कोण बन रहा है उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। क्लियर है ये बातें, भूलोगे तो वहीं कभी, उन्नयन अवनमन, है ना। और ये क्षैतिज रेखा, अवनमन उन्नयन, क्लियर, याद रहेगा। ऐसे ही ना सुबह उठना और बेड से उठते ही हाथ ऐसे करना, किसी को कुछ मत बोलना, ऐसे ऊपर देखना बोलना उन्नयन, नीचे देखना बोलना अवनमन, है ना। घर वाले बोलेंगे पागल हो गया लड़का। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अवनमन कोण को हम दो और नामों से जानते हैं, अवनत या अवनति, अवनत या अवनति कोण। क्लियर है बातें, आगे बढ़ते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में एक संबंध है, उस संबंध को जान लेते हैं। जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना यहां पर कोई प्रेक्षक है, ये क्षैतिज रेखा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब ये दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, और ये भी एक क्षैतिज रेखा है। एक यहां पर बैठा हुआ है कोई, यहां पर कोई बैठा होगा, और एक कोई यहां पर है। ध्यान देना, ये ऊपर देखेगा तो यहां दोनों के बीच का उन्नयन कोण बनेगा। जब ये वाला ऊपर देखेगा, ऊपर देखोगे तो ये क्षैतिज रेखा, ऊपर देखा तो उन्नयन, तो बीच में उन्नयन कोण बनेगा। और ये जो यहां पर बैठा है ये क्षैतिज रेखा और ये नीचे इसको देख रहा है, तो इसके लिए क्या बन रहा है, अवनमन। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये इसको देखेगा, ठीक है, तो उन्नयन कोण, और ये इसको देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। क्लियर है बात। खास बात क्या है सर, संबंध बताओ ना। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो ना, ये दोनों समांतर रेखा, क्योंकि क्षैतिज रेखा ये भी जमीन के समांतर, ये भी जमीन के समांतर, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, रेखाएं समांतर हैं। और ये जो कोण, ये एक तिर्यक रेखा, ये दोनों समांतर रेखा, ये एक तिर्यक रेखा, तो अवनमन कोण जो होता है वो हमेशा उन्नयन कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई। तो कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु देख लेते हैं, उसके बाद मैं उदाहरण स्टार्ट करूंगा। भूमि के समांतर, मतलब जमीन के समांतर समतल क्षैतिज समतल कहलाता है। मतलब भूमि के समांतर जो समतल है उसको हम क्षैतिज समतल कहते हैं, और क्षैतिज समतल के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती। कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। क्षैतिज रेखा समझ गए ना, कि बस जहां भी प्रेक्षक है उसके समांतर रेखा क्षैतिज रेखा है, बात खत्म। आंख से जो निकली सीधी रेखा जमीन के समांतर, ये क्षैतिज रेखा, बात खत्म। आगे, यदि दर्शक एक निश्चित बिंदु या स्थिति से लंबवत वस्तु की ओर गति करता है तो वस्तु के शीर्ष बिंदु से बने उन्नयन कोण का मान बढ़ता है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। चलो यहाँ पे एक कोई, ये मान लो कोई घर है, मैथ का घर ऐसे ही बनेगा, बस एक लाइन खींच दिया, घर है ये। अब यहाँ पर कोई दर्शक है जो इसके छत को देख रहा है, इसके छत को देख रहा है ना। अब बोलोगे सर आंख इसकी यहाँ पर है और आप लाइन यहाँ से क्यों बना रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो ऊंचाई है उसको मैं
नेग्लिजिबल मान लेता हूं, मतलब मैं मान लेता हूं कि इसकी हाइट बहुत कम है, उसकी हाइट को मैं नगण्य मान लेता हूं, नेग्लिजिबल मान लेता हूं, मतलब उसकी हाइट को इग्नोर कर सकते हो आप। तो यहां से मान लेंगे कि यहां से जो कोण बन रहा है ये उन्नयन कोण है। क्या है ये? उन्नयन कोण है, क्योंकि ये किधर देख रहा है भाई? ये ऊपर की तरफ देख रहा है और ये क्षैतिज रेखा है जमीन के समांतर, ये जमीन पर ही रेखा है। आ रही है बात समझ में? यहां तक तो ये ऊपर देखा तो उन्नयन कोण, ये क्या है? उन्नयन कोण। अब ये जैसे जैसे अपने घर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे अपनी घर की तरफ जा रहा है, तो ध्यान देना कोण का मान बढ़ता चला जा रहा है। देखो ना, पहले इतना था, पहले ज्यादा झुका हुआ था, अब कम झुका हुआ, अब और कम झुका हुआ, है ना, मतलब कोण का मान जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब देखो जब यहाँ घर के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा तो कोण का मान और बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे दर्शक जो है एक निश्चित बिंदु या स्थिति से लंबवत वस्तु की ओर, चाहे वो लंबवत वस्तु मीनार हो सकती है, आपका घर हो सकता है, जैसे जैसे दर्शक इधर की तरफ आएगा उन्नयन कोण का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे गए हैं, इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो है मैं लेकर आपके लिए आया हूं। आगे बढ़ते हैं। यदि दर्शक एक निश्चित बिंदु या स्थिति से लंबवत वस्तु के विपरीत ओर जाता है तो वस्तु के शीर्ष बिंदु से बने उन्नयन कोण का मान घटता है। सिंपल सी बात है, जब इधर आ रहा था तो बढ़ रहा था मान, और जब दूर जाएगा तो मान क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। उन्नयन एवं अवनमन कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। याद रखना, ये हमेशा क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, है ना। प्रश्नों को हल करने के लिए प्रेक्षक को बिंदु मान लेते हैं। जैसे अभी मैंने माना था, अभी मैंने यहां पर माना था, मैंने बोला था ना कि भाई इसकी ऊंचाई मैं नगण्य मान लेता हूं, मतलब इसको एक बिंदु की तरह मैंने मान लिया कि यहीं से रेखा जा रही है, यहीं से जो दृष्टि रेखा है यहां से जा रही है। तो कभी कभी क्या होता है, हम इसको नगण्य मान लेते हैं, कभी कभी नहीं भी मानते हैं। जब मैं प्रश्न कराऊंगा तब आपको समझ में अपने आप आ जाएगा कि कब नगण्य मानना है, कब नगण्य नहीं मानना है। क्लियर है बातें? ठीक है, वो प्रश्न में लिखा रहता है। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए सारी बातें ये सब। आ जाओ एक उदाहरण खेल लेते हैं। आप इतनी बातें समझे तो एक दो उदाहरण खेल लेते हैं, उसके बाद हम क्लास कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अब ये सारी बातें बता दिया, अब रात को आपको नींद ही ना आए, सोचोगे भाई इसको प्रश्न में कैसे लगाना है, तो प्रश्न भी करेंगे कुछ, साथ साथ में कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। बात करेंगे उदाहरण संख्या 1 की। यहाँ क्या दिया है? किसी समय एक स्तंभ की छाया जो है कि लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। ये जमीन है, ये ग्राउंड है, इस पर एक क्या है, किसकी छाया है? ये स्तंभ है। ये स्तंभ बना दिया, ये स्तंभ बना दिया, ये भूमि है, धरती है, जमीन है ना। यहां कहीं सूरज चमक रहे होंगे, सूरज यहां पर कहीं चमक रहे होंगे। क्लियर है बातें? अब यहां से जो सनलाइट निकल रही होगी, एक कोई किरण निकल रही होगी जो मीनार के ऐसे ऊपर, स्तंभ के ऐसे ऊपर से जाके नीचे जा रही होगी। ये धरती को और आगे बढ़ाओ, आ रही बात समझ में? यहां से कोई ऐसी किरण निकल रही होगी। आपसे क्या पूछ रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है। ये उन्नयन कोण है तो इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर दिया गया है, ध्यान देना। किसी समय एक स्तंभ की जो छाया है, ये स्तंभ है तो उसकी छाया हमेशा जमीन पर बनेगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये क्या बन गया? ये छाया बन गई, स्तंभ की छाया। जब आप ऐसे खड़े होते हो तो आपकी छाया आपके सामने दिखती है जमीन पे, तो ये स्तंभ ऐसे खड़ा है तो भाई ये स्तंभ की क्या हो गई? ये स्तंभ की छाया हो गई। क्लियर है? इसकी शैडो हो गई, छाया हो गई। आगे, स्तंभ की छाया की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। अगर इसकी ऊंचाई h मान लिया, अगर स्तंभ की ऊंचाई कितना मान लिया? h मान लिया, तो उसकी जो छाया है वो ऊंचाई की √3 गुनी है, मतलब √3 से गुणा कर दो इसमें, तो ये छाया की लंबाई है। छाया कितनी है? √3h, और स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h। इसका नाम लिख दो ABC। क्या ये बातें समझ में आ गई? अभी पहला क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी आएगा तो कोई टेंशन नहीं लेना भाई, अभी बहुत सारे प्रश्न कराने वाला हूं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना, बस समझने की कोशिश करते रहना है। आ रही बात समझ में? यहां पर ये स्तंभ था और स्तंभ की ऊंचाई मैंने h मान लिया। प्रश्न में दिया गया है कि भाई छाया की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो √3h मान लिया इसको।
अब मेन खेल होता है त्रिकोणमिति का। ये पहली बात तो ये फिगर बनाना आपको आना चाहिए, ये डायग्राम आपको खुद बनाना आना चाहिए, तो इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ में जो त्रिकोणमिति में मैंने मान पढ़ाया था, मान कौन सा, tan 60 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, ये सारे मान आपको याद होने चाहिए। अब देखो यहां पर अगर मैं बताऊं कि थीटा के सामने क्या होता है, तो थीटा के सामने सर लंब होता है। यहां 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, तो सर यहां पर कर्ण होता है, और जो बच गया वो क्या होता है, आधार होता है। अब किसके किसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है सर, एक तो लंब के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये h है इसकी ऊंचाई, और आधार के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसकी ऊंचाई √3h है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है वही लगाना है, मतलब साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट 6 है टोटल, 6 में से किसको लगाओगे, तो ये जानने के लिए कि किसको कब लगाना है आप लिख लो लाल बटे कक्का। क्या लिख लेंगे, लाल बटे कक्का। हमारे पास लंब और आधार है, और यहां पर देखो लंब और आधार यहां पर आ रहा है, तो साइन कॉस टैन, टैन लगाएंगे क्योंकि टैन के पास क्या है सॉरी, साइन कॉस टैन, टैन के पास क्या है, लंब भी है और आधार भी है, तो यहां पर लगा देंगे टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा कितना हो जाता है, लंब बटे आधार। कितना होता है ये, लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई, लंब कितना है यहां पर, तो लंब बताएंगे कितना है AB, और आधार बताएंगे कितना है BC। अब सबका मान रखो, तो AB का मान कितना है, AB का मान सर h है, BC का मान कितना है सर, BC का मान √3h है। कोई डाउट, बढ़िया एकदम। अब यहां पर h से h कट गया, तो ये आ गया tan थीटा का मान कितना आ चुका है आपके पास, 1/√3। अब tan में 1/√3 किसका मान है, तो tan 30 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का मान है। तो यहां से थीटा का मान कितना आ गया, दोनों की तुलना करेंगे तो थीटा का मान आपके पास निकल कर आ चुका है 30 डिग्री। कितना आ चुका है, ये सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ चुका है, 30 डिग्री आ चुका है। कोई डाउट नहीं है, बढ़िया एकदम। तो इस तरह के सवाल आएंगे। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा एग्जाम में, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूं, अभी मैं पहले इससे आपको कनेक्ट करवा रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आने लगे। क्योंकि अच्छा, लिखने का तरीका आप खुद से भी समझ सकते हो, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, माना AB एक स्तंभ है और थीटा जो है वो सूर्य का उन्नयन कोण है, ये सारी बातें तो वो सब हम बाद में सीखेंगे। पहले ये सीखो कि इसको हल कैसे करना है, लिखना कैसे है मैं सिखाऊंगा, है ना। आज की क्लास में बस यही सीखना है कि इसको हल कैसे करना है। आ जाओ, बढ़ते हैं उदाहरण संख्या नेक्स्ट पर। उदाहरण संख्या 2 की बात कर लेते हैं। यदि तेज हवा के चलने से किसी वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटकर जड़ से 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये चैप्टर जो है वो अपने नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज होता है। अब तूफान गांव में आते रहते हैं, शहर में भी आते रहते हैं, पेड़ टूटते रहते हैं। अब पेड़ की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये त्रिकोणमिति लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर हमें क्या मतलब है, पेड़ की ऊंचाई कौन ही ज्ञात करता है, करते हैं लोग, जिनको यूज होता है वो करते हैं, है ना। इसका एप्लीकेशन बहुत जगह पर है। ये आपको सिखाने के लिए छोटे छोटे उदाहरण दिए जा रहे हैं। नहीं तो मैंने बताया ना कि पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी, सूर्य तक की दूरी, इतनी बड़ी बड़ी दूरियां आप स्केल लगा के तो नापोगे नहीं, है ना, स्केल लगा के तो मापोगे नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का यूज होता है, तो ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार पढ़ेंगे दोबारा क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं, सबसे पहले तो भाई इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये देखो, ये जमीन है, ये क्या है, अर्थ है, क्योंकि जमीन के ऊपर पेड़ रहा होगा, और ये पेड़ है, ये क्या है, ये पेड़ है, इतना बड़ा सा ये क्या है, ये ट्री है, वृक्ष है, पेड़ है। क्या बोल रहा है कि तेज हवा चलने से वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटकर जड़ से इतना दूरी पर इतने का कोण बनाता है। मैं बता रहा हूं ना कैसे। मान लो आंधी, भयंकर तूफान आया और इस पेड़ को यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, यहां से, है ना, पेड़ को यहां से इस बिंदु से तोड़ दिया। अब ये पेड़ टूट गया। जब पेड़ टूटेगा तो क्या होगा, ये ऊपरी हिस्सा ऐसे गिरेगा और गिरने के बाद ये जमीन पर कहीं ना कहीं जाके ऐसे लग जाएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना, कि ये पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटा और ये जाके जमीन पर ऐसे जाके गिर गया। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि पेड़ के इस हिस्से की ऊंचाई x है
और ऊपर के हिस्से की ऊंचाई y है। समझना, पेड़ को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जो नहीं टूटा है उसकी ऊंचाई मैंने x मान लिया, एक जो टूट गया, टूट के जमीन पर गिर गया, उसकी ऊंचाई मैंने y मान लिया। यही पेड़ टूटा है मान लो, अगर इसकी ऊंचाई y है जो टूटा है, तो जब जमीन पर गिरेगा तो भी इसकी ऊंचाई कितनी होगी, y होगी, क्योंकि भाई यही y वाला टूटा है। अब y है इसकी ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई y है, और यही टूट के ऐसे जमीन पर गिर गया, तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई एक जैसी ही तो होगी। आ रही है बात समझ में यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 90 अंश का कोड हमेशा बनेगा और हर एक फिगर में बनेगा, है ना, क्योंकि त्रिकोणमिति हम समकोण त्रिभुज में ही पढ़ रहे हैं अपने 10th क्लास में। इतनी बातें क्लियर है, डायग्राम क्लियर है? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, टूट कर जड़ से 2 करड़ी में 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यहाँ पेड़ की जड़ होगी, जड़ से ये जो टूट कर गिरा है यहाँ तक की दूरी 2√3 है। इस दूरी से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, जमीन है इसलिए मैंने बड़ा सा बना दिया, उस दूरी से आगे वाली दूरी से आपको कोई मतलब नहीं है। ये पेड़ टूटा भाई, टूट के जमीन पर गिरा, जो जड़ से 2 करड़ी में 3 मीटर की दूरी पर जाकर जमीन से चिपक गया यहाँ पर। अब ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का है। आपसे बोल रहा है कि वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे बताना वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई कितनी होगी, वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई। तो सर ये तो पता चल गया मुझे, यहां से लेके अपना पेड़ जो था यहां तक था, मतलब x प्लस वाई, वृक्ष की जो संपूर्ण ऊंचाई हो जाएगी वो x प्लस वाई मीटर हो जाएगी। कोई डाउट क्या? वृक्ष कितना बड़ा रहा होगा, x, यहां तक x और यहां तक y, मतलब कुल मिला के x प्लस वाई। आप अगर x निकाल लो, आप अगर y निकाल लो, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है ना, ये वाला वृक्ष वाला। ध्यान देना यहाँ पर x और y कैसे निकालेंगे। अब ये ऊपर वाले भाग से कोई मतलब नहीं, बस आपको ये त्रिभुज देखना है, त्रिभुज त्रिभुज में खेल अपना खत्म। पहले हम x निकालने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर अपना कोण कहां पे बन रहा है, 90 अंश का छोड़ दो, कोण कहां पर है, 60 पर है। 90 अंश का नहीं लेते हैं, 90 डिग्री को नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, 60। ABCD लिख लो, ABCD। तो D के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो कोण अपना यहां बन रहा है 60 पर। अब 60 जहां पर कोण बन रहा है उसके सामने सर लंब होता है, 90 के सामने तो हमेशा कर्ण होता है, जो बच गया वो आधार होता है। चलो ये बात आपको पता चल गई। अब आगे क्या, सबसे पहले आपको x निकालना है। चलो x ले लो, और ये एक मान जो पता है उसको ले लो, एक मान पता है। अब ये मत करना कि सर एक x ले लो और एक y, ना तो भाई x पता है आपको ना तो y, तो एक ऐसा ले लो जो नहीं पता है और एक ऐसा ले लो जो पता है। लंब और आधार किस में आता है, लाल बटे कक्का, और मैक्सिमम में यही लगता है tan थीटा, मैक्सिमम में, ऐसा जरूरी नहीं कि सब में tan लगेगा। आ रही बात समझ में, साइन कॉस टेन, लंब आ रहा है, आधार आ रहा है, मतलब tan थीटा का मान tan 60, थीटा की जगह पर क्या है अभी 60 है, तो tan 60 का मान हो जाएगा लंब, लंब का मतलब BC, लंब कहां से कहां तक, BC। इस त्रिभुज की बात हो रही है, बस ये मत सोचना कि पूरा लेना है, नहीं, इस त्रिभुज की बात हो रही है, बस ये जो ग्रीन कलर से मैंने त्रिभुज दिखा दिया, बस इसी त्रिभुज को खेलना है। लंब बटे आधार, BC बटे आधार कितना है, CD। BC का मान कितना भाई, BC का मान है सर x, और CD का मान कितना है 2√3। जरा मुझे बताना tan 60 का मान कितना होता है, तो √3, मान सबको याद होना चाहिए, √3 होता है tan 60 का मान। यहां पर x बटे 2√3, यहां से जब x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई बाई √3, √3 3 बन गया, 3 2 जा 6 मीटर आ गया। तो ये यहां से यहां तक जितना पेड़ नहीं टूटा है वो 6 मीटर का है। अब जो पेड़ टूटा है वो निकाल लो। तो यहां देखो, एक तो y पता है और एक ये पता है। अब इन दोनों को ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, मतलब कर्ण और आधार। अब कर्ण और आधार बीच वाले में आ रहा है, आप यहां पर ध्यान से देखें, आधार बटे कर्ण क्या होता है, साइन कॉस, कॉस कितना, आधार बटे कर्ण। तो अभी हम ले रहे हैं एक तो आधार और एक कर्ण को, अब लगा देंगे cos 30। क्या लगा देंगे, cos 30 क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भाई CD, आधार कितना है CD, कर्ण कितना है BD। तो cos 30 का मान जो होता है कितना होता है, √3/2, कितना होता है √3/2। यहां CD का मान कितना है, CD का मान है 2√3,
BD कहाँ गया, BD ये रहा, BD का मान कितना है y, √3 से √3 को उड़ा दिया तो y का मान आ गया 2 दूना 4 मीटर। तो वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो गई, मतलब x प्लस वाई थी ना, वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई कितनी, x प्लस वाई, मतलब ये x ये y, तो x आ गया है अपना 6, y आ गया है 4, 6 + 4 = 10 मीटर, मतलब जो वृक्ष था वो कितना लंबा था, 10 मीटर की उसकी ऊंचाई थी। क्लियर है बातें, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन था या नहीं था। और ये रहा दोस्त आज का आखिरी प्रश्न। एक खंभा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतने इतने हैं, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं इसको। एक झंडा, एक पहले बिल्डिंग है, क्या है, एक खंभा है, एक खंभा, ये हो गया खंभा, कुछ भी हो डंडे से ही बनेगा, चाहे खंभा हो चाहे डंडा हो। एक खंभा हो गया, ये जमीन पर है, ये जमीन हो गई, जमीन हो गई, एक खंभा हो गया। खंभे के ऊपर भाई एक झंडा लगा हुआ है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये झंडा है ना, इंडिया का नहीं है ये, है ना, ये इंडिया वाला झंडा नहीं है, क्योंकि इंडिया का झंडा जब बनाऊंगा तो भाई बेहतरीन तरीके से बनाना पड़ेगा ना, तो पूरा बनाऊंगा ना उसमें तीनों कलर डाल के। तो यहाँ ये मैथ्स का झंडा है ना, मैथ्स का झंडा है ये। क्लियर है बातें। यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक खंभा है, ए बी एक खंभा है और ए पर एक झंडा लगा हुआ है बिंदु सी तक, AC एक झंडा है, खंभे के ऊपर क्या झंडा लगा हुआ है। क्लियर है बातें, ठीक है। एक खंभा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, मतलब ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 20 मीटर का खंभा है, पर एक झंडा लगा है, लगा दिया भाई। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के, तो झंडे का जो निचली हिस्सा, इसको पाद बोलते हैं, झंडे का जो पाद है, यहां से देखेंगे, जमीन के किसी बिंदु से झंडे के एक बार पैर को देख रहे हैं और एक बार इसके शिखर को देख रहे हैं, है ना, शिखर को देख रहे हैं। आ रही बात समझ में। उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मतलब ये वाला छोटा वाला 45 है, ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण है, और ये कितना है, ये पूरा बड़ा वाला कितना है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं झंडे की ऊंचाई मान लेता हूं x, झंडे की ऊंचाई मान लेता हूं x, ABC और इसको मान लिया D। आ जाओ खेल जाते हैं, बड़ा ही मतलब डायग्राम बनने के बाद बड़ा ही मजेदार है। सबसे पहले आप ABD त्रिभुज को देखना, त्रिभुज ABD में, ABD समझ रहे हो, 45 वाला, 60 वाला नहीं, 60 वाला तो ये बड़ा वाला हो गया, बस 45 वाला देखना है। इसको मैं दूसरे कलर से बना दूं जिससे कि आपको बढ़िया दिखे। इसकी बात हो रही है, नहीं बन रहा, बन जा, आजा, अरे मान नहीं रहा है, देख रहे हो। हाँ, ये इस त्रिभुज की मैं बातें कर रहा हूं दोस्त, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, किसकी, ABD की, दिख गया अभी रेड कलर से, ठीक है। इस त्रिभुज में बताना मुझे थीटा का मान कितना है, एंगल कितना बन रहा है सर, एंगल ये बन रहा है 45 का, एंगल बन रहा है 45 का, तो ठीक है, इसमें लगा दो। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये ऊंचाई। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम tan, हम निकालना चाहते हैं BD का मान, है ना, BD का मान, तो लगा देंगे इसमें tan थीटा, tan कितना 45, tan 45 क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ये यहां पर है, यहां पर थीटा है, तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। क्लियर है बातें, ये वाला कर्ण हो जाएगा। क्लियर है बातें, लंब बटे आधार। तो tan 45 लंब बटे आधार, लंब कितना है 20, आधार कितना है BD, tan 45 का मान 1 होता है 20 बटे BD, तो BD का भी मान कितना आ गया 20, BD यहाँ 1 से गुणा होगा तो BD बराबर कितना आ गया 20 मीटर। कितना आ गया BD का मान, ये मान आ चुका है 20 मीटर। कोई डाउट, BD निकल गया, इसलिए मैंने tan लगाया क्योंकि मुझे BD निकालना था, लंब और आधार में tan लगता है। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला BCD, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, सबसे बड़े वाले त्रिभुज में आप देख पा रहे होंगे यहां भी tan लगा दो, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ये होता है लंब बटे आधार। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब ये पूरा हो जाएगा जब बड़े वाले में लगाएंगे, पूरा का मान कितना 20 प्लस x, 20 प्लस x, 20 यहां से यहां तक, x यहां से यहां तक, तो लंब, लंब का मतलब 20 प्लस x
बटे आधार, आधार पहले से ही पता चल गया है 20, तो नीचे भी कितना आ जाएगा 20। लंब ये पूरा 20 प्लस एक्स, और आधार हमने अभी निकाला था 20, तो वो लगा दिया आधार में। 1060 का मान होता है √3, और ये 20 इधर आके गुणा हो जाएगा बराबर 20 प्लस एक्स। यहां से ये बन गया 20 √3, और इस 20 को इधर लाएंगे -20 बराबर x, तो x का मान कितना आ रहा है, 20 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा √3 - 1 मीटर, है ना। तो आंसर अपना यहां भी छोड़ सकते हैं आप। अगर आपको दशमलव में करना है, दशमलव में लाना है आंसर, वो भी ला सकते हैं। ये समझ में आ गया कि झंडे की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 इन ब्रैकेट √3 - 1। लेकिन अगर हम इसको डेसिमल में करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, √2 का मान आपको याद होना चाहिए 1.414, √3 का मान आपको याद होना चाहिए 1.732, √5 का मान दोस्त आपको याद होना चाहिए 2.236। इतने मान आपको याद होना चाहिए। फिर भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आप यहां पर छोड़ सकते हैं। कब नहीं छोड़ सकते हो ये बता रहा हूं, जब यहां पर लिखा रहेगा कि √3 बराबर, हिंट दिया रहेगा आपको, प्रश्न में लिखा रहेगा कि √3 का मान भाई इतना होता है। जब √3 का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा तब आपको लगाना पड़ेगा। नहीं दिया है क्वेश्चन में, आप यहीं पे छोड़ दो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आ जाओ हम लगा ही लेते हैं। तो √3 का मान नॉर्मली हम 1.73 ही लेते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो मैं 1.73 लूंगा, 2 नहीं लिखूंगा। अब यहां से कितना आ रहा है, 20 गुणे, जब इसको माइनस करोगे तो 0.73 हो गया, 2 3 6 2 7 14, और 1 2 प्लेस पे यहां डेसिमल, तो यहां से अपना आंसर आ गया 14.60 मीटर, है ना। तो ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है, एकदम टेंशन नहीं लेने का। तो मजा आया होगा। आई होप कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। जितना भी उदाहरण कराया गया ये सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्त, आप लोगों को एक काम जरूर से जरूर करना है, वीडियो को तुरंत लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि हाँ सर एकदम बेहतरीन क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, तो एक छोटी और जरूरी और बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। हम CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब आपको जरूरत सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की है। इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि सर कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना भाई। कॉपी पेन लेकर बैठो, बढ़िया मेहनत करो और जबरदस्त मार्क्स लाओ अपने बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा बेहतरीन स्कोर करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।